जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ये कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता होगा हम लक्ष्मीकांत जो किताब है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉलिटी की है वो। और लास्ट लेक्चर में हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, जिसमें हमने सिर्फ सिंपल मेजोरिटी और 368 जो है उसके हिसाब से जो अमेंडमेंट होता है वो ही नहीं, हमने जितने भी सारे मेजोरिटीज़ है वो सारे हमने कवर करने की कोशिश की थी उसमें। और लक्ष्मीकांत किताब में जो फॉल्ट्स दिए हुए हैं, जो चीज़ नहीं दी हुई है, जो एरर दिया हुआ है, वो भी हमने वहाँ रेक्टिफाई करने की कोशिश की थी और वो समझने की कोशिश की थी। तो अगर आपने पिछले जो चैप्टर्स है वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अब इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब है क्या? अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर मतलब है क्या। अब देखिए अगर आप बॉडी देखो तो एक बेसिक चीज़ है। आप कहीं जॉब कर सकते हो, आपको जॉब से निकाला जा सकता है, आप कोई और काम कर सकते हो, वो आप छोड़ के दूसरा काम कर सकते हो, लेकिन आपकी जो बॉडी है ये बेसिक चीज़ है। अगर आपकी बॉडी आपके साथ है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपकी बॉडी जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपका जॉब छीन सकता है, आपके पैसे छीन सकते हैं, मगर आपकी बॉडी जो है वो कोई नहीं छीन सकता है। आपकी बॉडी ये आपकी ही है, बराबर है। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन वो जो पार्ट है वो उसकी बॉडी है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई नहीं छीन सकता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है तो उसकी पावर है। तो इसलिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये नाम उस तरीके से पड़ा था। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो आया क्यों है, हुआ ऐसा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकता है या नहीं। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट तो होते हैं। अब क्यों नहीं होंगे? अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी पहले बनी हुई है, उसके बाद काफ़ी जो जनरेशन है, आइडियोलॉजीज़ है, सिचुएशंस है वो चेंज होती रहती है। अब उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी रूल्स में भी चेंजेस आने चाहिए। तो उस वजह से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है इसका प्रावधान दिया हुआ है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है, और फंडामेंटल राइट जो हमें दिए गए हैं वो चेंज हो सकते हैं या नहीं, वो हम ले सकते हैं या नहीं पार्लियामेंट हमसे, या फिर वो कुछ और फंडामेंटल राइट्स ऐड कर सकती है या नहीं पार्लियामेंट, इस पर बहस चल रही थी। तो इस पर से ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक मुद्दा है ये वहाँ से उठा है। ठीक है, तो इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है ये अमेंड हो सकता है या नहीं, अमेंड किस वजह से होता है, तो आर्टिकल 368 से, वो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। उसके बाद आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है वो हम जानने की कोशिश करते हैं, क्यों इतना विवाद यहाँ से उठ रहा है। तो देखिए आर्टिकल 13 में क्या बोला हुआ है, एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 ऐसा बोलता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, ठीक है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridge the rights conferred by this part, and any law made in the contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। मतलब क्या है कि वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो कि इस पार्ट में, मतलब फंडामेंटल राइट्स में जो राइट्स दिए हुए हैं उसे वॉयलेट कर सके। ठीक है, तो अब हम डिटेल में इसे जानने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जो केसेस है वो लेने की कोशिश करते हैं। देखिए केसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ हम अच्छे से लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो ना हो, क्योंकि लक्ष्मीकांत किताब में काफ़ी ऐसे कन्फ्यूजिंग टाइप दिया हुआ है कि अगर आप केसेस पढ़ोगे एक तो इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं और उसके बाद वो समझ में भी नहीं आते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है जिससे कि आपको ये जो केसेस है बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है शंकरी प्रसाद केस 1951 में। अब उसमें क्या हुआ था, उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे कर्टेल किया गया था, उसे चैलेंज किया गया। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है कोई भी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। अब देखिए ये जो आर्टिकल 13 है इसमें कहा गया है कि कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट ऐसे कोई लॉज नहीं बना सकती है जो कि जो राइट्स दिए हुए हैं उसे वॉलेट कर सके। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो बोल रही है, अब सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमें समझना होगा कि ये फाइनल इंटरप्रेटर है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से दिया हुआ है उसका जो इंटरप्रेट करने का हक है वो सुप्रीम कोर्ट को है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। अब यहाँ पर जो लॉ दिया हुआ है, हमने लॉ देखा था अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड ओनली ऑर्डिनरी लॉ एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला था, आर्टिकल 13 में क्या बोला गया था कि किसी भी लॉ के जरिए जो राइट्स है वो वॉलेट नहीं हो सकते हैं, वो वॉलेट नहीं कर सकते हैं, बराबर है। अब यहाँ पर जो लॉ लाया हुआ है, जो लॉ वर्ड है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था। ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, अब वो ऑर्डिनरी लॉ है, अगर जो पार्लियामेंट है वो ऑर्डिनरी लॉ लॉ अगर लाती है, कोई भी ऑर्डिनेंस से लेके आ जाए, सिंपल मेजोरिटी से लेके आ जाए, तो उससे वो जो फंडामेंटल राइट्स है वो कर्टेल नहीं कर सकती है, वॉलेट नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए अगर फंडामेंटल राइट में चेंजेस लाती है तो वो जायज़ है, वो कर सकती है, ऐसा शंकरी प्रसाद केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो उस वजह से क्या हुआ, पार्लियामेंट फाइनल जो डिसीजन था वो क्या था कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट क्या दिया था शंकरी प्रसाद केस 1951 में कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो छीन सकती है अंडर आर्टिकल 368, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ना कि ऑर्डिनरी लॉ के जरिए। ठीक है। उसके बाद आया गोलकनाथ केस 1967। अब इसमें क्या हुआ, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रहा है काफी वर्षों से कि वो अपने जो डिसीजन है वो रिवर्स कर सकती है, उसे वो हक है कि अपना जो उसने डिसीजन दिया था या इंटरप्रिटेशन दिया था उसे वो रिवर्स भी कर सकती है। तो गोलकनाथ केस में क्या हुआ वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फंडामेंटल राइट जो है वो ट्रांसीडेंटल है और इम्यूटेबल है। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। अब देखिए यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट का एक डिसीजन था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था शंकरी प्रसाद केस में, वो पूरा यहाँ पर रिवर्स हो गया है। यहाँ पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है, वो छीन नहीं सकती अंडर आर्टिकल 368। अब क्यों, ये किस बेस पर कहा, तो जो लॉ दिया हुआ है आर्टिकल 13 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ भी इंक्लूड करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मतलब यहाँ क्या इंटरप्रेट किया है कि जो लॉ वर्ड दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 13 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ भी इंक्लूड करता है। पिछले बार क्या कहा था शंकरी प्रसाद केस में कि जो लॉ है ये ऑर्डिनरी लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ जो है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन गोलकनाथ केस जब हुआ 1967 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लॉ वर्ड इस्तेमाल किया गया आर्टिकल 13 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ भी इंक्लूड किया गया है उसमें। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि पार्लियामेंट जो है कैनॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो ले नहीं सकती है, छीन नहीं सकती है अंडर आर्टिकल 368। मतलब अमेंडमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो पार्ट 3 है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो बिल्कुल नहीं छीन सकती है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सरकार ने बोली यार तुम पहले ये कर रहे हो, पहले वो कर रहे हो, आता माझी सटक ली, अब बहुत हो गया तुम लोगों का। मतलब कभी बोलते हो कि तुम छीन ले सकते हो, कभी चेंजेस कर सकते हो, कभी बोलते हो नहीं कर सकते हो, आता माझी सटक ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सरकार ने बोली आली रे आली, आता माझी बारी आली। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने जो आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 368 है उसी को अमेंड कर दिया, जो सरकार थी उन्होंने। अब इसमें क्या हुआ, जब आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया, मतलब उसी में जो चेंजेस दी, उसी में जो लिखा हुआ है उसे ही चेंज कर दिया। अब उसमें क्या चेंज किया उन्होंने कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट, तुम जब बोलोगे, तुम इंटरप्रेट जो करना है तुम करते बैठो, तुमको बोलना है कि ले सकते हो, तुमको बोलना है नहीं ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ सीधा चेंज कर रहे हैं और हम यहाँ बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो छीन सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। मतलब अब जो लॉ दिया हुआ है, लॉ वर्ड जिसे तुम इंटरप्रेट कर रहे थे, कभी बोल रहे थे ये वर्ड ऑर्डिनरी लॉ है, कभी बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, अब उसे ही हमने चेंज कर दिया, हम बोल रहे हैं कि ऑर्डिनरी लॉ है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हम फंडामेंटल राइट में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या हो रहा था कि सच लॉ विल नॉट बी अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ जो है ये अंडर आर्टिकल 13 में नहीं आएगा। अब यहाँ सरकार ने तो बोल दी कि हम जो लॉ वर्ड दिया हुआ है आर्टिकल 13 में
वो ऑर्डिनरी लॉ है और हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हम फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं। तो अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो हालत थी वो इस प्रकार की हो गई थी। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, चीटिंग करती है तुम। तो इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की हालत हो गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया केशवानंद भारती केस 1973, सचिन तेंदुलकर का जन्म साल। अब इसमें काफी बड़ा जो एक रिवॉल्यूशन होता है जुडिशियरी में, वो रिवॉल्यूशन हो गया काफी पर्सपेक्टिव से, प्रीएम्बल के भी पर्सपेक्टिव से और ये भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके भी पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट जो है उसको तो ये हो गया कि बाबा अब चीटिंग हो गई हमारे साथ, ये तो ये नहीं हुआ, लेकिन ये रखना चाहिए, कुछ कुछ तो स्टेटमेंट आएंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो अंडर आर्टिकल 368 छीन सकता है। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो तो है, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 368 के जरिए आप कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो पार्लियामेंट छीन सकती है, ले सकती है, चेंज कर सकती है। लेकिन यहां पर आया बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ला दिया, मतलब वहां क्या हुआ था, वहां सरकार की सटक गई, तो वहां पर उन्होंने उनकी बारी लेके आ गई। अब यहाँ से शुरू होती है बारी सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ बोलेगी आली रे आली, आता माझी बारी आली। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? Parliament cannot take away any fundamental right under Article 368 if it harms the basic structure of the Constitution। मतलब कि ठीक है, तुम लोग अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कोई भी फंडामेंटल राइट छीन सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, तुम वो फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते हो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर फिनोमिना यहां पर आ गया। अब आगे क्या हुआ? आगे इंदिरा गांधी नेहरू केस आया 1975 में। अब उसमें क्या हुआ था? इलेक्शन डिस्प्यूट हो गए थे। ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट हो गए थे। अब प्रधानमंत्री जो है और लोकसभा स्पीकर, इनको जो जुडिशियरी है उसके बाहर रखा गया था कि मतलब उन पे कुछ भी ये नहीं हो सकता है, उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, कोई भी जुडिशियरी में वो नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पर किया गया था। 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आली रे आली, आता माझी बारी आली, आता माझी सटक ली। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तुम नहीं कर सकते हो। प्रोविजन वॉज बियॉन्ड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर है, तुम ये नहीं कर सकते हो। तुम लोग जुडिशरी के अंडर में ही आओगे। प्रधानमंत्री और लोकसभा का स्पीकर, तुम चाह रहे हो कि ये बाहर रहे जुडिशरी के, लेकिन वो अंडर में ही आएगा क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें तो काफी चेंजेस हुए थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसे। इसमें क्या हुआ था? इसमें कहा गया नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट इंक्लूडिंग चेंज इन द फंडामेंटल राइट। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कोई भी अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट करता है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट में भी अगर कोई चेंजेस करता है पार्लियामेंट, तो वो जुडिशियरी के अंडर में नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी जुडिशियरी उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकती, कोई भी जुडिशियरी ये नहीं बोल सकती कि नहीं ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोलना बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है। मतलब ये भी जो प्रोविजन है, ये भी प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और ये तुम नहीं ला सकते हो। मतलब प्रोविजन वाज बियॉन्ड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपना दांव पेच खेल रहा था कि यहाँ पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला रही थी और यहाँ ये बोल रहा था कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर है, यह तुम नहीं कर सकते हो। उसके बाद मिनर्वा मिल केस आया 1980 में। अब इसमें क्या हुआ? इसमें एक्सक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है ये नहीं रहेगा कोई कोई चीज़ों पर, ऐसा एक्ट लेके आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है और इसे भी अमेंड नहीं कर सकते हो आप अंडर आर्टिकल 368। बाद में आया वामन राव केस 1981। अब इसमें क्या हुआ? इसमें एग्रीकल्चर लैंड पर एक सीलिंग लगा दी गई थी। यहाँ पर क्या? फिर सुप्रीम कोर्ट ना, बेसिक स्ट्रक्चर,
ये बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हार्म कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए उसमें तुम चेंजेस नहीं ला सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही थी। मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट है मस्तक खेले जा रही थी। पार्लियामेंट वहाँ जो पार्लियामेंट है वो एक्ट ला रही, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर वो मना करते जा रहे थे, नल एंड वॉइड करते जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सरकार ने बोली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर, पहले ही बता दो ताकि हम इतने जो बिल पास कर रहे हैं ये हाउस से वो हाउस में, फिर हम जब एक्ट लेके आते हैं तुम बोल देते हो ना बेसिक स्ट्रक्चर ये तुम नहीं कर सकते हो, तो पहले ही बता दो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर में ताकि हम वो जो चीजें हैं उस पर बनाई ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या था, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तुम अमेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन, तुम अमेंड कर दो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है या नहीं। मैं पहली गाइडलाइन नहीं देने वाला हूँ कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, अमेंड कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है या नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अमेंडमेंट लेके आ जाओ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर में है तो बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा और वो जो अमेंडमेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अभी रिसेंटली ऐसा एक अमेंडमेंट हुआ था, रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ था, जो अमेंडमेंट लाया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नल एंड वॉइड है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन सा है। तो इस तरीके से हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं है कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है, बस ये कह दिया कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है तो तुम अमेंडमेंट करते जाओ और मैं बताते जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए हमें तो ये पता नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है, हमें गाइडलाइन नहीं मिली हुई है कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन को क्या क्या इंक्लूडेड है बेसिक स्ट्रक्चर में। लेकिन जिस तरीके से अमेंडमेंट आते गए और उसके बाद जो प्रिडिक्शन आते गए, जो वर्डिक्ट आते गए सुप्रीम कोर्ट के, उस हिसाब से एक चीज निकली है कि ये जो चीजें हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। तो वो कौन कौन सी आती है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश। तो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आया था सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी ये सुप्रीम है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं कि पार्लियामेंट ये सुप्रीम रहेगा, पार्लियामेंट जो बोलेगा उसी तरीके से लॉ चलेगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसी तरीके से चलना पड़ेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारी सुप्रीम है, तो उसे अमेंड नहीं कर सकते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। उसका सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक ही कोई रिलीजन को पूरा इंपॉर्टेंस दे दो, एक ही रिलीजन को बोल दो कि इंडिया जो है इस रिलीजन पर बेस्ड है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। हमारा सेक्युलर कैरेक्टर है कि हम सारे रिलीजन को जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद फेडरल कैरेक्टर, मतलब जो स्टेट्स है उसका जो पावर है वो छीन नहीं सकती है, जो यूनियन है वो उन्हें पावर देना ही पड़ेगा, लेजिस्लेचर जो है वो रखना ही पड़ेगा, तो ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू होता है, मतलब कोई भी अगर अमेंडमेंट लाया जाए, कोई भी रूल लाया जाए, कोई भी ऑर्डिनेंस लाया जाए, तो उसमें एक जुडिशियल जो है वो रिव्यू देती है। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशियरी बताएगी कि ये तुम नहीं कर सकते हो, नल एंड वॉइड है। तो वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप ऐसा नहीं बोल सकते जैसा कि करने की कोशिश की थी कि ये जो चीज़ें हैं ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। हालांकि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, वहाँ क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसा स्पीकर के हाथ में होता है जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं वो बताना, अगर स्पीकर ने बता दिया कि ये मनी बिल है तो उसमें वो कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंट भी उस पर कुछ नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू भी हमारा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, अब रूल ऑफ लॉ क्या है नेक्स्ट ही चैप्टर में फंडामेंटल राइट पे बना रहा हूँ, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे रूल ऑफ लॉ होता क्या है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, सारे के लोग इक्वल है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो एक ही सेक्शन के जो लोग हैं वो ऊपर के हो जाएंगे और जो बाकी के हैं वो नीचे के हो जाएंगे, इस तरीके की भी चीज़ें नहीं ला सकते हैं, इस तरीके के रूल्स नहीं ला सकते, तो वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ऐसा नहीं कि ऐसा रूल लेके आ जाए कि कोई कितना भी पैसा देना चाहे तो दे सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती है, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस है, एक अपना इंडिपेंडेंट सेक्टर है, ऐसा नहीं है कि उसे कनेक्ट कर दिया जाए पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट भी उन्हें रूल देना शुरू कर दे कि आप ये केस में इस तरीके से बोलो, ये केस में आप ये कर दो, तो कोई और उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। काफ़ी और है तो वो हमें जानने की
मतलब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है। आए भी तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियल रिव्यू है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, सेक्युलर कैरेक्टर एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने लायक है, और वो तो याद रहने ही वाले हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कितने इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए अच्छे वीडियोस ला सकूँ। आप जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप फेसबुक पर बता पूछ सकते हो मुझे। फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हो, मयूर मुगरे टाइप कर कर आप फेसबुक पर मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, वो आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।